नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। क्या हिंदू त्योहार अब निशाने पर हैं? देखिए, यूपी से लेकर बिहार और बंगाल तक दुर्गा पूजा के दौरान जमकर उपद्रव की खबरें हैं। पत्थरबाजी हुई और पंडाल ढहा दिए गए, लेकिन हद तो तब हो गई जब पत्थरबाजी के बीच अब गोलीबारी भी शुरू हुई। बहराइच में ऐसा ही कुछ हुआ, जहां दो पक्षों में तनाव के बीच गोलीबारी में गोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की मौत हो गई। उसके बाद से बहराइच हिंसा की आग में झुलस रहा है। जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी और उपद्रव देखने को मिल रहा है। समूचा बहराइच छावनी बना हुआ है। हालात इतने बिगड़ गए हैं, बहराइच में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को उतरना पड़ा। आरोप है कि दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान जुलूस पर साजिशन पथराव किया गया। पहले से ही छतों और घरों में पत्थर, बोतल और हथियार रखे गए थे और जैसे ही प्रतिक्रिया हुई, पत्थरबाजी, गोलीबारी, सब सड़क पर आ गए। हालात अभी भी वहां तनावपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, तो वहीं अखिलेश यादव ने पूरे मामले पर योगी सरकार की नीति और कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन मामला सिर्फ बहराइच तक का नहीं है। यूपी के कुशीनगर से लेकर बिहार के बेगूसराय, पश्चिम बंगाल के श्योपुर और झारखंड के गढ़वा में भी दुर्गा पूजा के दौरान उपद्रव की खबरें आई। कहीं पंडाल ढहा दिया गया, कहीं पथराव हुआ, तो कहीं मूर्ति खंडित कर दी गई। आखिर ये सब हो क्या रहा? आखिर त्योहारों पर इस तरह के त्योहार, आखिर मायने क्या है इस तरीके के उपद्रव के त्योहारों पर? इस पर करेंगे बात, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि आखिर ये बहस क्यों जरूरी है। बार बार दंगाइयों के निशाने पर आ रहे हैं हिंदू त्योहार, इसलिए जरूरी है। यूपी से बंगाल तक हिंदू त्योहार पत्थरबाजों और उपद्रवियों के निशाने पर हैं, इसलिए ये बहस जरूरी है। त्योहार के बीच बहराइच में युवक की मौत के बाद हालात बिगड़ गए हैं, इसलिए इस पर चर्चा जरूरी है। कुशीनगर, बेगूसराय, हावड़ा और झारखंड के गढ़वा में दुर्गा पूजा के दौरान माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश हुई है और विपक्ष यूपी में कानून व्यवस्था फेल होने का आरोप लगा रहा है। तो ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक छोटी सी रिपोर्ट। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं। कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं। अभी तक वाहनों की ही आगजनी हुई है, उस पर तेजी से काबू पाया जा रहा है। कोई जनहानि नहीं है। जहां हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, आज न दंगाइयों का पता है और न दंगों का कहीं पता है। बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं, उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी बोर्ड की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। अभी गणेश उत्सव के पथराव, विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। किसी भी समुदाय को दूसरे समुदाय के ऊपर पथराव नहीं करना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है, तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने चाहिए। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं। ठीक से इंतजाम किया होता है या उस पर ध्यान दिया होता है तो घटना नहीं होती। जांच के विषय है, कौन दोषी है, कितना दोषी है, जिम्मेदारी किसकी है। किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ रही हैं। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। मैं पहले भी आप लोगों से कहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, बहराइच के अंदर गोली चल रही है, वहाँ विवाद हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। पूरे प्रकरण में जो लोग भी शामिल हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। हिंदू त्योहारों पर इस तरीके का दंगा, ये प्रयोग है या संयोग है? आइए इस पर बात करते हैं ताल ठोक के में। आज की बड़ी बहस में हमेशा की तरह हमारे साथ कई गणमान्य मेहमान मौजूद हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक विज हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ। रामगोपाल सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शुभंकर भट्टाचार्य, राजनीतिक विश्लेषक। विनीत सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता एलजेपीआर के। महंत सतीश दास हैं, दिगंबर अखाड़ा से यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। और मेरी सहयोगी
हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव बहराइच से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मेहमानों पर जाऊं उससे पहले सबसे पहले प्रीति का हम रुख करते हैं जो बहराइच में इस वक्त मौजूद हैं। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले प्रीति आपसे अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि माहौल अब भी तनावपूर्ण है। क्या अपडेट है, क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से बहराइच की भी मैं बात करूं तो अभी जो बहराइच की स्थिति है वो अभी थोड़ी कंट्रोल में है और लगातार जिस तरीके से यहां पर आगजनी की गई, हालांकि मौके पर जब आला अधिकारी पहुंचे और एलओ जो अमिताभ यश ने खुद कमान यहां पर संभाल ली और जो आला अधिकारी थे वो खुद यहां बहराइच पहुंचे। एडीजी गोरखपुर भी यहां पहुंच चुके हैं। जो आला अधिकारी हैं, 8 आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो लखनऊ से बहराइच पहुंच चुके हैं और इस समय मैं आपको दिखाऊं कि लगातार जो है वो बहराइच में यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से स्थिति आज सुबह बिगड़ी थी उसके बाद ये लगा था, उसके बाद सीएम योगी ने सख्त आदेश दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और अधिकारियों को उन्होंने कहा कि आप तुरंत मौके पर पहुंचिए। हालांकि उसके बाद अमिताभ यश लॉ एंड ऑर्डर जो थे वो खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति को खुद से संभाला। देखा होगा हमारे दर्शकों ने कि किस तरीके से वो सड़कों पर उतरे, एडीजी गोरखपुर जो थे वो भी सड़कों पर उतरे। उसके बाद स्थिति जो है वो धीरे धीरे समान होने लगी है। हालांकि अभी भी जो गांव के जो लोग हैं वो नाराज हैं, बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो अभियुक्त है, जो मेन अभियुक्त है वो अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसकी वजह से गांव वालों का जो गुस्सा है वो अभी भी है, अभी भी बरकरार है। हालांकि कई 37 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है और उसके परिवार के जो सभी लोग हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसकी वजह से गाँव के जो लोग हैं वो अभी नाराज हैं। हालांकि जो अधिकारी हैं उन्होंने वो यहाँ पर पहुँच के काफ़ी ज़्यादा जो स्थिति है उसको कंट्रोल में करने की स्थिति की है। और मैं आपको दिखाऊँ एक बार दोबारा से कि किस तरीके से अभी हालात हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि जो पुलिस के जो अधिकारी हैं लगातार जो वो सड़कों पर खुद उतरे हैं। जितने बड़े अधिकारी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लूँ, एडीजी की बात कर लूँ, एसपी की बात कर लूँ, 8 आईपीएस जो लखनऊ से बहराइच पहुँचे गए, वो सभी जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उन्होंने खुद कमान संभाल रखी है। निर्देश दिए जा रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए उसकी अपील की जा रही है। और सबसे अहम बात जो ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके की अफवाह ना फैलाएं और किसी भी तरीके की अफवाह में ना आए। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसको लेकर काम किया जा रहा है। हालांकि इंटरनेट सेवाएं, प्रीति आप बनी रहिएगा हमारे साथ, अगर जरूरी हुआ तो अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। वहां के हालात पर प्रीति श्रीवास्तव की पैनी नजर बनी हुई है, पल पल का अपडेट भी हम उनसे लेते रहेंगे। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में की जा रही है, उसकी कोशिश लगातार की जा रही है। अमिताभ यश वहां पर खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं, प्रीति ने हमें बताया। चलिए डिबेट में आते हैं और सबसे पहले के शर्मा जी आपका रुख करूंगा मैं। के शर्मा जी, अभी मैंने देखा कि 7-8 साल के योगी शासन में शुरू के साल कुछ ऐसे रहे कि हम बाकी राज्यों में जब त्योहारों पर दंगा फसाद होता था तो योगी मॉडल की बात करते थे, उत्तर प्रदेश मॉडल की बात करते थे कि भाई देखिए जब से योगी की सरकार आई है यहां पर किसी भी धर्म का त्योहार हो, किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं होता, यहां पर रमजान भी अच्छे से निपट जाते हैं, ईद भी अच्छे से निपट जाती है, रामनवमी भी ठीक से निपट जाती है। लेकिन अब अचानक यूपी में यह क्या ट्रेंड चल पड़ा है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? समाजवादी पार्टी का कहना है कि कानून व्यवस्था जिम्मेदार है योगी की। देखिए अनुराग जी, आपने ठीक कहा। वैसे जो घटना कल घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि माँ दुर्गा का विसर्जन का कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ पूरे भारत में बड़े उत्साह से विसर्जन का कार्यक्रम होता है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग भी लेते हैं। लेकिन आपने ठीक कहा कि पिछले इतने सालों में इस तरह की उत्तर प्रदेश के अंदर घटना नहीं होती थी, लेकिन अभी अभी ये घटना एकाएक क्यों बढ़ गई है? तो स्वाभाविक है कि अभी कुछ लोगों का मन बढ़ा है, लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटें आ गई हैं तो अब उनके जितने भी रंगदारी करने वाले गुंडे बदमाश हैं उनको एक नई ऊर्जा मिल गई है। तो वो अभी समझ रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर में जो है वो अपना
समाजवादी की जो पहचान है वो पहचान वो दिखा रहे हैं। सीटें तो कांग्रेस की भी आई हैं, सपा की भी आई हैं, आपका इशारा किसकी तरफ है? नहीं, वो तो सपा ही है जो कुछ है वहाँ, तो उनके तो पुराना इतिहास है। ये तो गुंडागर्दी, दंगा और ये जो रंगबाजी है, इसके तो पुराने इतिहास हैं और उनको पता भी है कि उसको किस तरह से सपोर्ट मिलता था। आपको पिछली घटनाएं पता ही होगी, मुजफ्फरनगर वगैरह जो भी घटनाएं हुई हैं, तो ये सब घटनाओं में जो है किस ढंग से समाजवादियों का रोल रहा है। इनके तो नेता खुल के कहा करते थे, आजम खान साहब ना, वो तो यही नहीं, इनके बाद जब दंगे होते थे तो मुआवजा केवल एक धर्म विशेष के लोगों को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी मिली थी उस पर, तो वो भी घटना आपको याद होगी। तो ये तो एक तरह का तुष्टीकरण का नीति का समाजवादियों का रहा है। लेकिन इस बात को मैं बड़े विश्वास से कहना चाहता हूँ कि आप चिंता न करें, आप कुछ दिन अपनी गर्माहट दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी दोषी बचेगा नहीं और फिर से वो वही स्थिति आ जाएगी। उसी के शर्मा जी, बचता तो पहले भी नहीं था। देखिए, बुलडोजर का खौफ था, योगी के डंडे का खौफ था, कानून व्यवस्था का खौफ था, इसीलिए दंगे फसाद होते नहीं थे पहले। तो क्या अब वो खौफ खत्म हो गया क्या? नहीं, खौफ तो देखिए, खौफ और जो कानून है वो तो वैसे ही जो है व्यवस्था को निर्मित होती है। लेकिन मैं एक चीज़ ये अवश्य कहूँगा कि ये जो थोड़ी सा इनको कुछ सीटें मिलने के बाद जिस ढंग का हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का रवैया और इनके कार्यकर्ताओं का रवैया, ये निश्चित तौर से इनके लिए बहुत घातक है। ये समाज के लिए भी घातक है, ये उत्तर प्रदेश के लिए भी घातक है, देश के लिए भी घातक है। लेकिन ये निश्चित जान लें कि इसमें समुचित कार्रवाई होगी और कोई नहीं बचने वाला इसमें। लेकिन अनुराग जी, एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करूँगा कि एक विशेष परिस्थिति है जिसको अब देश को समझने की आवश्यकता है। कि कल मैं सुन रहा था कुछ समाजवादी पार्टियों के नेताओं के बयान कि मुस्लिम क्षेत्र है, फलाना क्षेत्र। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये मुस्लिम क्षेत्र भारत में बट गए हैं क्या? क्या हिंदू वहां से जा नहीं सकता क्या? निकल नहीं सकता क्या? गढ़वा में अभी जो कांड हुआ झारखंड में, उसमें क्या देखने को? बहराइच में निकलने पर आपत्ति नहीं थी, मुझे लगता है जो खबर आई है डीजे, तेज आवाज में डीजे बजाने पर आपत्ति थी। नहीं, वो तो डीजे पर नहीं, उसमें तो बकायदा पथराव हुए हैं। उसकी जो यात्रा निकली है उसके अंदर पथराव हुए, एक वर्ग विशेष द्वारा किया गया है। वो ऑलरेडी इसलिए किया गया क्योंकि एक दंगे का माहौल बनाना था। लेकिन मैं जो गढ़वा की बात कर रहा हूँ और पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, उसमें भी एक विशेष चीज है कि उसमें देखने को आ रहा है कि भाई आप जो है एक जहां एक वर्ग विशेष रहता है, आप उस क्षेत्र से निकल नहीं सकते। ये कैसी सोच है सरकारों की? ठीक है, मैं ये नहीं समझ, इसका भी विश्लेषण करेंगे कि हाँ, झारखंड में जो कहा गया है, झारखंड में जो कांग्रेस समर्थित सरकार है, उसका कहना है कि साहब उस क्षेत्र से हम जाने नहीं देंगे। भाई जहां एक वर्ग विशेष के लोग रहेंगे वहां से हिंदू नहीं जा सकते। चलिए, आज कांग्रेस इस डिबेट में नहीं है, वरना मैं सीधे सीधे पूछ लेता। पूछ लेता। और यही चीज पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिली है। वहां तो खैर आए दिन, पश्चिम बंगाल में तो आए दिन दंगे होते हैं और धर्म के लिए नाम को लेकर होते हैं। हर बार दुर्गा पूजा का डेट बदला जाता है, कोर्ट से परमिशन मांगी जाती है, तब जाके मिलता है। वो एक अलग स्पेशल केस है। लेकिन झारखंड में भी जो देखने को वहां की राजनीति पर शुभंकर जी की पैनी नजर रहती है, उनका भी मैं रुख करूंगा। लेकिन सबसे पहले दीपक विज जी को लाता हूं अब इस डिबेट में। दीपक जी, दो चीजें जो बहुत अहम कही हैं के शर्मा जी ने, उसमें से पहली कही है सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के कि ये समाजवादी पार्टी के गुंडों का काम है, ये समाजवादी पार्टी का काम है। और दूसरी अहम बात उन्होंने कही है कि ये दंगा सुनियोजित है, स्क्रिप्टेड है। तो इसका मतलब ये समाजवादी पार्टी द्वारा स्क्रिप्टेड है, क्या कहेंगे? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। शासन किसका है, प्रशासन किसका है? 7 साल हो गए इनको, ठीक है। अगर किसी की मौत हो रही है दंगे के अंदर, अगर किसी के घर आज 24 घंटे के बाद भी घर जलाए जा रहे हैं, एक हॉस्पिटल जला दिया गया, एक एजेंसी जला दी गई, रोड पे आप देख रहे हैं कि एक तरफा एक भीड़ खड़ी हुई है और पुलिस उस पर कोई पीएससी भेजी, पीएससी वापस चलेगी, लोकल पुलिस वो वापस भेजेगी। आखिर के अंदर जब उन्होंने लखनऊ से आईपीएस वगैरह सब भेजे हैं तो अब सुना है कि शायद कुछ कंट्रोल में हो रहा है। मेरा मानना है कि शासन प्रशासन इसमें फेल है। जो इसके दोषी लोग हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, वो शासन चलाने लायक नहीं है, दोबारा चुनाव होने चाहिए। दूसरी बात, अभी ये 37 सीट हमारे से हार गए, 6 सीट ये कांग्रेस से हार गए। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो इन्होंने वही अपना पुराना हथियार दंगों वाला निकाला है और 10 सीटों के जो उपचुनाव होने से पहले नहीं, लेकिन पत्थरबाजी तो दीपक विज जी, पत्थरबाजी किसने शुरू की? देखिए, मैं ये समझना पड़ेगा, क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि कल जो दंगा हुआ देखिए आपकी वही बात, मैं आपकी बात देखिए, किसी ने भी शुरू करी। शासन प्रशासन का काम क्या होता है कि वो उसको रोके, उसको नियंत्रण। LIU क्या कर रहा था आपका?
पुलिस क्या कर रही थी? किसी ने भी करी, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उसके बाद एक मौत हो जाती है, उसके बाद पिछले 24 घंटे से रोड पे कितनी भारी भीड़ है आपने देखा है, हजारों की भीड़ है। वो लोगों के घरों में आग लगा रही है, वो हॉस्पिटल में आग लगा रही है, वो एजेंसियों पे आग लगा रही है, वो कोई भी सीतापुर की जो रोड जा रही है उस पर भी आग लगा रही है। मतलब कोई वो एरिया को बढ़ाए जा रहे हैं वो उसको, तो जिसको शासन क्यों नहीं कंट्रोल कर रहा? वो जानबूझ के कंट्रोल नहीं कर रहा, क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहा है कि भाई ये जो चीजें हैं किसी इसके तहत हो रही हैं, जबकि उसको कंट्रोल किसने करना है? एलआईयू ने, पुलिस ने, शासन ने, प्रशासन ने। वो कर नहीं रहे। तो ये अपने को दोषी मानने की जगह 7 साल बाद भी दोष दूसरों पे डाल रहे हैं। इनको कभी भी शासन करना आया नहीं। ये नफरत की राजनीति के अलावा कुछ नहीं करते। इनका काम है 2 वर्गों के अंदर केवल नफरत। आज सारे लोग आप देखिए दलाली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी मैंने आपको पिछली उसमें भी बताया था मैंने आपको कि जो इनकी जो घटनाएं हो रही हैं उसके अंदर आप देखिए क्या होता है। जहां पे इनको बात करनी चाहिए वहां ये कोई बात ही नहीं करते हैं। जहां पे आप कुलदीप सेंगर की बात है वहां कोई नहीं करेगा, चिन्मयानंद स्वामी की बात कोई नहीं करेगा, नित्यानंद स्वामी की बात कोई नहीं करेगा, रामदुलार गोंड की बात कोई नहीं करेगा, आप ब्रजेश सिंह की बात कोई नहीं करेगा, धनंजय सिंह की बात कोई भी नहीं करेगा। जो गोरखपुर के अंदर कानपुर के गुप्ता पर मारा गया उनकी कोई बात नहीं करेगा। यहाँ पे रोज चेन स्नैचिंग हो रही है, आप घर से बाहर निकलते हैं, आप पैदल चल रहे हैं, आपका मोबाइल छिन जाता है, आपकी जो औरतों का जो सुहाग का चिन्ह है मंगलसूत्र वो छिन जाता है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है दीपक जी, एक चीज और बताइए कि आपने कहा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा और कानून व्यवस्था का दोष है और सीधे सीधे योगी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, योगी सरकार इसके लिए दोषी है, ये सब आपने कहा। मुझे ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में भी यही सब होता आया है, तो क्या वहां की ममता सरकार को भी दोषी मानते हैं आप ये भी कहेंगे कि ममता सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, ममता बनर्जी को भी इस्तीफा, क्योंकि यही स्थिति वहां पर भी। देखिए यहाँ जैसे हम उत्तर प्रदेश में हम मुख्य विपक्षी दल हैं, हम अपनी डिमांड को कर रहे हैं और ये जब इन बातों को करते हैं तो तब ये दोषी डालते थे उस टाइम की सरकारों को या उसको। उसी तरह अगर वेस्ट बंगाल में हो रहा है तो जो वहां पे जो भी मुख्य विपक्षी दल है वो इस बात को मांगे। अगर वो नहीं मान रहे इसका मतलब वो खुद करवा रहे हैं या वो भी मिले हुए हैं। मैं तो सीधी बात को कह रहा हूं इसको। नहीं एक मिनट जी अनुराग जी, मुझे कुछ नहीं बीच में ना टोके। देखिए मैं आपको नहीं टोका, बात खत्म हो जाए जब आपकी बात आएगी आप तब कहें। हाँ मैं उनसे समय मांग रहा हूँ सर, दीपक जी मैं समय मांग रहा हूँ उनसे जी। मुझे आपका तो ये तो मेरा मानना ये है कि देखिए जहां भी पूरे देश में कहीं भी इस तरह की कोई घटना होती है मेरा मानना गलत है, वहां का जो शासन प्रशासन है उसका दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अधिकारी है तो अधिकारी सस्पेंड हो, बर्खास्त किए जाएं, जो दोषी है वो पकड़े जाएं, जेल में डाले जाएं। अगर वो नहीं पकड़े जा रहे हैं तो उनको देखा जाए कि किस तरह से उनको पकड़ना है, ताकि आगे इस तरह से ऐसी नजीर बनाई जाए कि आगे ऐसी कार्रवाई दोबारा ना हो। तो ये हमारा मानना है। और उसके अलावा जितनी लॉ एंड ऑर्डर की हर चीज जुड़ी हुई है। अभी आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर बाबा सिद्दीकी को मारा गया, किसने मारा? लारेंस बिश्नोई कहाँ है? गुजरात के एक जेल के अंदर, एक जेल में बैठ के वो रोज कोई हर हफ्ते के अंदर किसी ना किसी को मरवा रहा है। ड्रग्स पकड़ी जा रही है। ड्रग्स के जितने भी आप देखिए जो उनका मुख्य आरोपी है वो गुजराती मिल रहे हैं। चलिए हम भटक जाएंगे, बहराइच पर ये लैंड ऑर्डर से जुड़ी, ठीक है, बहराइच पर ही रहते हैं। और के शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कह लीजिए, फिर मैं शुभंकर का रुख करता हूँ। नहीं मुझे भी जानकारी था कि दीपक वीर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुझे तो लगा कि ये सपा के कोई नेता है या प्रवक्ता है, लेकिन आप इनको वो लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा मैं मित्र से कि मित्रवर आपको सब कुछ तो याद आया, समाजवादी पार्टी का ये कृत्य याद नहीं आया। जैसे ही हम जो है बलात्कारी के अपराधी को पकड़ते हैं तो आपको तो जाति और धर्म याद आ जाता है। जब अभी एक नाबालिग के बलात्कार की बात आई तो आप तो डीएनए टेस्ट करने चले गए। जूही सिंह आपकी प्रवक्ता तो पूछने लगी कि वो लड़की रात को गई क्यों, तब तो आपको जाति और धर्म आ गए। जब जो अयोध्या में वो एक व्यक्ति बलात्कारी पकड़ा गया तो अखिलेश यादव कूद पड़े कि एक धर्म विशेष को पकड़ा जा रहा है। तो आपको तो सबसे पहले अपराधी में धर्म दिखता है, जाति दिखती है। अभी समाजवादी पार्टी के सांसद का आपने बयान सुना है, उन्होंने स्वयं से कहा कि किसी भी धार्मिक उस पर जो है पत्थर नहीं चलाया जाना चाहिए। तो किसकी धार्मिकता थी? मुसलमानों की थी या हिंदू की थी? और हिंदुओं पर किसने चलाया पत्थर? हिंदू ने चला दिया कि मुसलमानों ने चलाया? किसने चलाया? और आप तो सबसे बड़े चैंपियन है मुस्लिम के, मुस्लिम तुष्टीकरण के तो सबसे बड़े चैंपियन है। तो आप इस बात को स्वीकार रहे हैं ना कि आपने वो पत्थर की कार्रवाई करवाई है, क्योंकि वो प्रायोजित नहीं होती तो हर घरों में इतने पत्थर कैसे जमा होते? ठीक, इतने पत्थरबाजी कैसे होते? ठीक है दीपक जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? पार्टियों का जो कृत्य रहा है कि जब आप ठीक है आपके लोगों के मन बढ़े हैं समाजवादियों के, किन्हीं कारणों से हमारी वहां सीट कम हुई है इस कारण से, लेकिन जो है ये मत भूलिए कि ये वही योगी सरकार है। फिर बाप बाप चिल्लाना भी आप ही लोग का काम है, जो चिल्लाते हो बाद में कि मेरे साहब है तो इस जाति का था इसलिए कर दिया जी, फलाने धर्म के ऊपर ये हो रहा जी। ये कल परसों तक आ जाएगा आपकी
जब जांच आगे बढ़ेगी और लोग पकड़े जाएंगे, आपकी बोली भाषा बदल जाएगी। दीपक जी, आपके तुष्टीकरण की चैंपियनशिप ठीक है, केके जी लौटते। देखिए दीपक जी एक लाइन का जवाब दीजिए। पहले तो मैं 2 लाइन में बस बोलूंगा, 2 चीज बोलूंगा। मैं पहले तो शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में, उनकी सरकार के कार्यकाल में बलात्कार और अपराध दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। खुद उन्होंने स्वीकृति की। आपके अब देखिए बीच में ना बोले यार शर्मा जी, यार बीच में यार फिर मैं कुछ पर्सनल कमेंट करूंगा, आपको बुरा लगेगा। आप बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में बोला कुछ भी। मैंने बढ़ने की बात नहीं, दूसरी नहीं, आपने बिल्कुल आपने बढ़ने की बात, ये हुई, ये घटनाएं हुई तो आपकी वजह से हुई ना। अब दूसरी बात, इन्होंने मुस्लिम, एक मिनट शर्मा जी बीच में ना बोले, फिर मैं आपको काटूंगा, आपको बहुत बुरा लगेगा। अच्छा अब आई मुस्लिम तुष्टीकरण की बात। मुस्लिम तुष्टीकरण इस पूरे देश में मैंने पहले भी बोला है, आज दोबारा बोल रहा हूं, ये अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई संस्था, यही मुस्लिम तुष्टि। अखंड भारत कौन मान रहा है? कौन मांग रहा है? जो हमारे देश के खिलाफ जाके बांग्लादेश, जिन्होंने पाकिस्तान मांगा, उन 45 करोड़ मुसलमानों को लाने की बात कौन कर रहा है? बीजेपी और आरएसएस। और मैं आपको बताता हूं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच किसने बनाया? आरएसएस ने। आरएसएस कौन है? इनकी पेरेंटल बॉडी, जहां से आदमी प्रचारक बनकर इनके यहां संगठन मंत्री बनता है, संगठन मंत्री बनने के बाद इनके यहां विधायक बनता है, एमपी बनता है और मंत्री बनता है। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच किसने बनाया? आरएसएस ने। अखंड भारत कौन मान रहा है? 45 करोड़ मुसलमानों को भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस देश में लाने की कौन बात कर रहा है? बीजेपी और आरएसएस। बस इतना ही कहूंगा। ठीक है, शुभंकर का रुख करते हैं। शुभंकर जी, शुभंकर भट्टाचार्य जी, के शर्मा जी ने कहा कि वही ट्रेंड जो सालों से कोलकाता में चलता आ रहा है, पश्चिम बंगाल में चलता आ रहा है, वो अब यूपी में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो आप लिंक करके देख सकते हैं कि कौन इस बात की स्क्रिप्ट लिखता है, कौन इसको बाकायदा इसकी पटकथा लिखने के बाद इसे सड़कों पर हिंसा के तौर पर लागू करता है। देखिए अनुराग जी, मैं शर्मा जी की मैं मजबूरी समझता हूँ। अगर इस देश में अगर मुस्लिम राजनीति, अगर कहा जाए कि मुस्लिमों की एक अलग राजनीति है, वो अगर इस देश में खत्म होती तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो शर्मा जी जैसे लोगों का हो जाएगा। क्योंकि इनकी पूरी राजनीति इसी बात पर टिकी है। जब तक ये किसी भी शो पर आकर 4 बार मुसलमान नहीं करेंगे, मुसलमान जला दे रहे हैं, आपका अरे भाई पत्थर फेंके हैं वो तो बताना पड़ेगा, गोली चली है, एक लड़के की जान गई है, एक लड़के की जान गई है। मैं एक चीज मानता हूँ कि ये जो पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है, दंगाइयों की इनकी कोई अपना, इनका कोई धर्म नहीं होता। अरे इनका कोई, ये सिर्फ और सिर्फ एक धर्म नहीं होता। जो लोग सामने फेंकते नजर आते हैं, जिनका नाम नजर आ रहा है, उसके बाद कहते हैं किसी का धर्म नहीं होता। जब धर्म नहीं होता तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है? देखिए अनुराग जी, एक बात है कि जब आपने ये बात केके जी से, आपने केके शर्मा जी से बोली, जिस समय केके शर्मा जी 10 बार कहते हैं कि भाई मुसलमान आकर आपका घर जला देंगे, आपका मंगलसूत्र छीन ले रहे हैं, आपका ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तब आपने बात बोली कि यहाँ पे आप धर्म क्यों कर रहे हैं? धर्म नहीं होता तो आप दूसरों का क्यों कर रहे हैं? आप क्यों सफाइयों का नाम नहीं, वो किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे, वो तो अपराधियों की बात कर रहे हैं ना। सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी दुर्गा पूजा में ये पूरी घटनाएं चारों तरफ घटी है, बार-बार 2-4 पूजा की बात कर रहे हैं, सैकड़ों पूजाओं की बात है, सैकड़ों शोभा यात्रा की बात आप कह रहे हैं, 2-4 पूजा की बात कर रहे हैं। आपने इसका मतलब न्यूज देखी नहीं है, आप 2-4 पूजा की बात कैसे कह सकते हैं? हर दिन हर पल जगह घटनाएं हो रही हैं। तू तो माने नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, इसके लिए मैं कह रहा हूँ आपसे। हाँ बताइए, मान लीजिए आप बोलिए, मैं आपका बड़ा मैं वो कहता हूँ, आप ही बात करें। हाँ नहीं, मैं आपकी बात को एक बात कह रहा हूँ ना, आप कह रहे 2-4 घटनाएं, मुझे इस बात का दुख लग रहा है ना कि आप कह रहे 2-4 घटनाएं, आप इसका मतलब देखते नहीं है, आप आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। आप कह रहे 2-4 घटनाएं, कम से कम सच से तो आंखें मत मोड़िए ना। प्रतिदिन हो रहा है, पर प्रत्येक शहर में हो रहा है, और एक कुंठित मानसिकता का परिचय है, ये राष्ट्रव्यापी षड्यंत्र है। आप इसको बात को कबूल क्यों नहीं करते? ये किसी स्टेट की बात नहीं है, किसी नगर की बात नहीं है, पूरे राष्ट्रव्यापी उसमें ये षड्यंत्र चल रहा है, और आप उससे आंख मूंद के बैठे हुए हैं। शुभंकर जी, 11 साल हो गए बीजेपी को शासन में। हाँ जी बोलिए। आप उसको बोलना चाहिए अनुराग जी, तब तो मैं बोलूँ। नहीं बोलिए। यहाँ पे आपके इधर से सतीश दास जी ना बोलिए, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। यहाँ पे मैं इतना बता दूं, क्योंकि ये पूजा, दुर्गा पूजा बंगालियों के से बहुत बड़ा करके जुड़ा हुआ है। हमारे लिए पूरे वर्ष में ये त्योहार आता है, जिसको हर जगह कहीं पे भी कोई बंगाली रहता है उसको मनाता है पूरी तरीके से। लेकिन एक चीज है, अगर मैं सिर्फ लखनऊ एक शहर को ले लेता हूँ, यहाँ पे 2.5 लाख के ऊपर केके शर्मा जी मौजूद है चैनल पर। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, विसर्जन के लिए आपने कितनी जगह आपने पिटहोल बनाए थे, व्यवस्थाएं की थी, जरा बता सकते हैं? कितने बंगाली समुदाय आपके पास पहुंचे और आपसे बार बार यहाँ पे जितने भी आपके डीएम आए, जब भी ये चीज हुआ,
आज पिछले कुछ नहीं तो 7-8 वर्षों से ये चीज चला रहा है कि कम से कम हम लोग को ठीक तरीके से जगह मुहैया करा दीजिए। भगवान की मूर्ति को, प्रतिमा को किसी तरह से गले से वो पट्टा डाल, अरे ये आप ममता बनर्जी से पूछते हैं, ये सवाल आप ममता बनर्जी से पूछिए ना। अरे नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा। ये सवाल तो ममता बनर्जी से भी पूछे जाने चाहिए जो दुर्गा प्रतिमा की हाइट तय करती हैं। बिल्कुल, उन्होंने दुर्गा प्रतिमा नहीं बनने दी, उन्होंने देखे ये दुर्गा पूजा नहीं होने दी। आप विसर्जन तक कहाँ पहुंच गए? आप पहले सवाल उनसे पूछिए। एक विशेष वर्ग की प्रसन्नता के लिए आपने जो है दुर्गा पूजा नहीं होने दी। मतलब पता चल जाता है किसको बोलने का पूरा छूट है, किसको बोलने का नहीं है। नहीं, आप ही बोल रहे हैं। आप जब तक बोलेंगे किसी दूसरे गेस्ट को लाऊंगा नहीं। लेकिन मैं आपत्ति इस बात पे दर्ज करा रहा हूं कि मैं तो कह रहा हूं बीजेपी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए जो आप कह रहे हैं, लेकिन क्या आपने ममता बनर्जी से ये सवाल पूछा कि वो दुर्गा प्रतिमा ही नहीं बनने देती है? यही सवाल मैं आपके उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ, थोड़ा सा पूछने दीजिए। ये जो बार बार कहा जाता है वहां पे क्षेत्र बदल दिया जाता है, जो जिसमें विसर्जन जाती है रूट बदल दिया जाता है। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ के शर्मा जी से, कितने रजिस्टर्ड पूजाएं लखनऊ में होती हैं, कितने रजिस्टर्ड पूजाएं कोलकाता में होती हैं, जरा नंबर बताएं। अगर आपको न पता हो तो मैं बता दूं, 190 पूजा रजिस्टर्ड हुई है इस बार लखनऊ में, 190, और हुई है तकरीबन 235, जिसके लिए व्यवस्था से 2 फीट होल कर दिए गए थे, डॉक्यूमेंट जिसका 2 फीट हाइट है, बस उसको निकाल के किसी तरीके से भाग के वो वहां पे चले जाते हैं लोग। ठीक, तो इसलिए मत बोलिए। अब आते कोलकाता पर जिसके ऊपर आप लोग बार बार बात कर रहे हैं, जरा मुझे बताएं, जहां पे 550 के ऊपर रजिस्टर्ड पूजाएं हैं, कितनी जगह के शर्मा 2 नाम बताएं जिन जगहों का। एक दमदम में एक बात घटी थी आज से 4 साल पहले, जिसको ये बार बार चैनलों पर ले जाके क्यों बोलते हैं। एक जगह पे कोई अगर वहां पे, अगर मैं आपको बता दूं, वहां मुर्शिदाबाद जो कि सबसे बड़ा, मैं आपको पता है मुर्शिदाबाद सबसे ज्यादा कौन इफेक्टिव रहा, वहां कम्युनिस्ट घटी, तो आज वो सीट किसके पास ज्यादा जा रहा है, वहां सबसे ज्यादा मुसलमान है। लेकिन उसके बावजूद वहां पे एक घटना आप मुझे बता दीजिए जो पिछले 1 दर्जन में। चलिए के शर्मा से जवाब ले लेते हैं। लेकिन वहां पे फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से सारी पूजाएं और सब कुछ ठीक तरीके से व्यवस्थित होता है। मूर्ति बनाने वाले जो उनके साथे ले जाते हैं वो मुसलमान होते हैं। ठीक बात। और ये वहां पे, लेकिन इस बात का जिक्र कभी किसी चैनल पर नहीं होगा, दंगा नहीं हो सकता, उससे के शर्मा जी का राजनीति नहीं चल सकती, उससे महल सतीश दास का राजनीति यहाँ पे नहीं चल। ठीक है, मैं आपके सवाल के शर्मा से पूछ रहा हूँ। के शर्मा जी जवाब दीजिए। जब तक यहाँ पे शुभंकर भट्टाचार्य ने कुछ सवाल किए हैं, उनके जवाब दीजिए। के शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। शुभंकर जी और भी मेहमान है। हाँ, मैं केवल एक उदाहरण अनुराग जी देता हूं, उससे स्पष्ट हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि लखनऊ में कभी भी कोर्ट के आदेश से जो है मां दुर्गा का विसर्जन का निर्णय नहीं आया है, लेकिन लगातार 3-4 वर्षों से कलकत्ता हाई कोर्ट के आर्डर पर दुर्गा विसर्जन करने का आदेश मिला और उसके आधार पर जो है लोगों को मिला। ये ही अंतर आप समझ सकते हैं। आप बीच में मत बोलो यार, आप बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलो। अनुराग जी भाई जवाब तो सुन लीजिए, के जी का जवाब सुन लीजिए ना शुभंकर जी। हम लोगों ने गुजारिश की कि हमारे देश में बना दी जाए कि जहाँ पे हम लोग ठीक है बकर कर रहे, कुछ नहीं होने वाला भाई, सबको पता है पश्चिम बंगाल। आप लोगों ने वहां से भगा दिया। आप इनको सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। और भी मेहमान है भाई, सबके पास जाना है, सबको बराबर समय देना मुझे। एक चीज बता रही हूँ, देखिए मैं सच्चाई बोल दिया, कितनी तकलीफ हो गई। लखनऊ में कभी भी लखनऊ खंडपीठ हाईकोर्ट से जो है कोई आदेश पारित होकर कभी दुर्गा विसर्जन का निर्णय नहीं हुआ, लेकिन हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट से दुर्गा विसर्जन के लिए कई वर्षों से आर्डर निकलवाना पड़ता है कि दुर्गा विसर्जन इस दिन हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कई बार ममता बनर्जी ने रोक लगाई है, रामनवमी के यात्रा पे रोक लगाई है। अब एक बात और कह के समाप्त कर रहा हूं अनुराग जी, एक बात बता दूं। बोलिए बोलिए। इन्होंने जो कहा, अब इनकी आवाज थोड़ी वो करेंगे तो बोलूंगा। आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, बोलिए। अब मैं दूसरी बात बताता हूं कि मुस्लिम न होने से क्या होता, जो ये हमसे बता रहे हैं। मुस्लिम यदि यहां पर न होते तो ममता बनर्जी को तो पल्ले ओढ़ के
और ऐसे अंजुमन फैला के नमाज नहीं पढ़ना पड़ता। एक तरफ मंच में चंडी पाठ करती है, ये दोगला चरित्र कहां से लाती है? ये दोगला चरित्र कहां से लाती है कि एक तरफ नमाज पढ़ते हुए फोटो चलती है और एक तरफ चंडी पाठ करती है? ठीक है, तुष्टीकरण। ठीक है, रामकृपाल जी को लाता हूँ। रामकृपाल जी, ठीक है, रामकृपाल जी, तुष्टीकरण की राजनीति करना ममता बनर्जी की मजबूरी बनती है। रामकृपाल जी, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल से लेकर के झारखंड होते हुए और ये जो अब उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है, जो कभी देखने को नहीं मिला, क्या मानते हैं आप, ये संयोग है या प्रयोग है, जैसा के शर्मा कह रहे हैं? अनुराग जी, पहले तो मैं इस चैनल पर जो हो रहा है उस पर एक टिप्पणी करूंगा। माफ़ी चाह रहा हूँ सारे लोगों से। करीब करीब आधे घंटे होने जा रहे हैं, 3 लोग अभी तक बोले हैं और मुझे लगता है कि जिस सब्जेक्ट पर आप आज गंभीर बहस करना चाहते थे उस सब्जेक्ट पर अभी कोई नहीं बोला है। झारखंड, बंगाल, फलाना, ये कोई हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था पर निबंध नहीं लिखने की बात है। आज जो कुछ बहराइच में हुआ, क्यों हो रहा है, उसके पीछे कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। इसको एक आम हिंसा की घटना मत मानिए। जो अभी कुछ बातें कही जा रही हैं कि वहाँ पर डीजे बज रहा था, बड़ी आवाज़ में था इसलिए हो गया। देखिए, डीजे जब बज रहा था, जितनी देर में उसकी आवाज़ ऊंची हुई होगी उतने जल्दी कहीं से पत्थर नहीं इकट्ठा किया जा सकता। पत्थर इकट्ठा किया गया था बाकायदा। जो मैंने सीन देखा है, जो आपके ही वो चैनल पर, बाकी चैनल पर मैंने देखा है, वहाँ से बोतलें जितनी फेंकी गई हैं। और दूसरी बात, देखिए, ऐसी घटनाओं में किसी को गोली लग जाना या मार देना कोई आक्रोश में कर ले, लेकिन चाकू से मारना और इतनी गोलियां मारना, ये क्या है? बात देखिए हत्या की नहीं है, बात एक आदमी को खींच करके ऊपर ले जाना और उसको, जाहिर सी बात है, गोली से मारने के बाद तो आदमी मर गया होगा, उसके बाद फिर चाकू से वार करना, उसके बाद उसके नाखून निकाल लेना। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि कृपया आप इसे एक सामान्य घटना न समझें। पत्थरबाजी नूह में भी हुई थी, पत्थरबाजी बंगाल में भी हुई है, पत्थरबाजी महाराष्ट्र में भी हुई है, पत्थरबाजी मध्य प्रदेश में भी हुई है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में के दंगों में, याद होगा आपको, एक जो उसको मारा गया था, वो ये जो है, ये जिस तरह का वैश्वीपन है और ये बहुत पहले से तैयार, कोई इस तरह की घटना बिना किसी नियोजन के पहले से नहीं हो सकती है। और मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि देखिए, अब इसमें भी जैसे ये घटना होती है, फिर से चुनाव हो जाए, योगी जी इस्तीफा दे दें, फलाना, इसका मतलब ये है कि मुख्य विषय से आप लोग हट रहे हैं। और जो भी समाज में इस तरह की जो एक लकीर थी, जो एक दरार थी, उसको जो चौड़ी खाई की जा रही है, इसका बहुत ही दुष्परिणाम होगा। और ये घटनाक्रम बिल्कुल, जो शुरू में के शर्मा जी ने कहा, एक बात है कि कहीं ना कहीं से आप देखिए उत्तर प्रदेश में 4 जून के बाद से थोड़ा सा माहौल बदला। 4 महीने हुए हैं, हरियाणा का चुनाव आया, फिर थोड़ा बदलना शुरू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ताकतें बिल्कुल तुष्टीकरण या जो भी कह लीजिए, वो अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। और इतनी बड़ी घटना पर मैं कहता हूं, आप किसी भी पार्टी के हों, इस जो घटना जिस तरह से उस लड़के को मारा गया है, उसकी निंदा तो सबको करनी चाहिए थी। सबसे पहले बताना चाहिए कि जिसको कितनी, मैं तो गिना नहीं हूं, लेकिन यह है कि कई लोग कह रहे हैं 10-12 गोलियां मारी गई हैं, नाखून निकाले गए हैं, और ये छुरी का तो पोस्टमार्टम में आ गया है कि गोली भी मारी गई है और छुरा भी मारा गया है। तो छुरा मारने के बाद गोली मारी गई है या गोली मारने के बाद छुरा मारा गया? सवाल ये है कि ये एक घटना बहुत बड़े, मतलब जो सवाल उठाती है। और मैं बता दूं, इससे जो समाज में फैलेगा वो लाभ किसी को हो किसी को नहीं हो, लेकिन ये जो दरार खाई बनती जा रही है, इसके परिणाम भयानक होंगे। मैं पंकज जी के पास जाऊंगा, फिर सतीश जी आपके पास आता हूं। पंकज शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी का मानना है, और बहुत सही आकलन है उनका, कि डीजे अगर तेज आवाज में बज रहा था तो इतनी देर तो नहीं बजा होगा जिसमें पत्थर इकट्ठे किए जा सके हो, बोतल इकट्ठी की जा सकी हो, नृशंस हत्या की गई है उस युवा की। आपका आकलन क्या कहता है? अगर ये पूर्व नियोजित था तो किसने किया होगा पूर्व नियोजित? कौन हो सकता है इसके पीछे?
राम कृपाल जी ने जो कहा है वो पूरी तरह सही है। और उन्होंने ये जो बात कही है कि इस तरह की घटनाओं से समाज में जो एक खाई बढ़ती जा रही है, इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम आने वाले समय में दिखाई देंगे। अब सोचने की बात यह है कि ये खाई क्यों बढ़ रही है। मैं ये भी मानता हूं कि ये पूर्व नियोजित है, क्योंकि पत्थर डीजे की आवाज के बाद इकट्ठे नहीं किए जा सकते। समाज के दो अलग अलग समुदायों में इस तरह के अविश्वास का वातावरण क्यों बन गया है, और ये पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है कि किसी भी ऐसे समय के पहले दोनों समुदाय अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। जैसा कहा गया कि मुसलमान अपने घरों में छतों पर पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं। दूसरी तरफ कहा जाता है कि जो हिंदू जुलूस निकलते हैं, जानबूझकर जब वो मुस्लिम इलाकों में पहुंचते हैं तो कुछ शरारती तत्व उसमें शायद डीजे की आवाज और इस तरह की चीजें, उनकी आवाज बढ़ा करके और एक उकसाने का काम करते हैं। तो हर त्योहार के पहले, चाहे वो त्योहार मुसलमानों का हो चाहे वो त्योहार हिंदुओं का हो, सोचने की बात यह है कि आखिर दोनों समुदाय अपनी इस तरह की तैयारियों में क्यों लग जाते हैं, ये अविश्वास का वातावरण क्यों पैदा हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या पिछले 7, 8, 10 साल में ये प्रवृत्ति जो बढ़ी है, इसके पीछे एक दूसरे समुदाय के अविश्वास के पीछे कौन सी शक्तियां हैं, क्या इसमें हमारी सरकारें, जो हमारे राजकाज की व्यवस्था है, जो हमारी शासन व्यवस्था है, वो पूरी तरह निष्पक्ष होकर पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कार्रवाइयां कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये सब सोचने की बात है। ये बहराइच की घटना हो, गाजियाबाद की घटना हो, झारखंड की घटना हो, पश्चिम बंगाल की घटना हो, एक पूरी शासन व्यवस्था से सामाजिक समुदायों का विश्वास क्यों उठता जा रहा है। अभी संघ प्रमुख ने 2 दिन पहले कहा कि हमको अपनी तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक प्रशासन आएगा तब तक तो हमें अपना बचाव स्वयं ही करना है। तो ये जो अविश्वास है प्रशासन पर भी, तो ये एक सोचने की बात है कि आखिर पूरा प्रशासनिक ढांचा चरमरा क्यों रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, अलग अलग राज्यों की बात है, और क्या इसके पीछे कोई एक केंद्रीय कारण भी है। तो ये सब सोचने की बात है। मैं राम कृपाल जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अगर इन चीजों पर विचार नहीं किया गया, इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो दोषी कोई भी हो, ये समुदाय हो वो समुदाय हो, दोनों बराबर हो या कोई कम ज्यादा हो, लेकिन ये खाई जो बढ़ेगी ये आने वाले दिनों में भारतीय समाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है। बिल्कुल। महंत सतीश दास महाराज जी, क्या आप मानते हैं कि समुदाय, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, क्या आपको लगता है कि उसके लोग ये तैयारी करके रखते हैं कि हम पत्थर जमा करके रखते हैं और हम डीजे की आवाज़ बढ़ा देते हैं, या इसकी स्क्रिप्ट कोई और लिखता है? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए अनुराग जी, ना तो ये प्रयोग है ना संयोग है, ये षड्यंत्र है उस जिहादी सोच का, उस मतलब कि दूषित मानसिकता का, जो एक भय का माहौल बनाना चाहती है, जो सामने वालों को एक डर दिखा के ये बताना चाहती है कि हम बड़े हैं और तुम अपने ये त्योहार बनाना, शोभा यात्रा निकालना बंद कर दो। और इनको बल मिलता है उन राजनीतिक पार्टियों से जो उनको संरक्षित करती हैं, जो उनके साथ खड़ी नजर आती हैं, बिल्कुल, जो इनकी निंदा भी नहीं करती। जिहाद इनके यहाँ लिखा है 2 प्रकार का, एक अल अकबर और एक अल असबर। तो ये एक छोटा बड़ा जिहाद जो मतलब कि शुरू होता है दिल के तुष्टिकरण से, मतलब कि दिल के अंदर घृणा रखिए, मुंह से थूकिए, हाथ से पत्थर मारिए। तो ये इस प्रकार की सोच जो है ना, वो भारतवर्ष के लिए बड़ी हानिकारक है। और कल तक हम सहते थे, चुप रहते थे, तो भाईचारा भी जिंदा था, सब अमन चैन की बात होती थी। आज हिंदू अपनी बात को कहने लग गए जो डीजे की आवाज तेज करके भावनाओं को भड़काते हैं। मैं मान सकता हूँ, देखिए मैं, लेकिन उसका ये नहीं असर हो सकता कि आप उनका जो है जाके गोली मार दीजिए, उनका गला रेत दीजिए। ठीक है, उन्होंने भड़काया, लेकिन भड़काने के लिए आपके पास प्रशासन है, आपके पास पूरा शासन है, एक व्यवस्था, उस व्यवस्था का अंग बनी है ना। आप स्वयं उस चीज़ को अपने हाथ में ले लेंगे तो कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल तो बनाती है बिल्कुल ही। मैं इस बात से सहमत नहीं कि आप किसी को भड़काइए, लेकिन ठीक है, कुछ लोग हर वर्ग के अंदर होते हैं, मैं उन लोगों की भी निंदा करता हूँ जो इस प्रकार की घटना करते हैं। ठीक है, प्रोफेसर विनीत सिंह भी हमारे साथ हैं। विनीत, योगी के इतने सख्त होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटना का हो जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है,
लेकिन जिस तरीके से रामकृपाल जी कह रहे हैं कि ये जो ट्रेंड अब बन रहा है, ये जो परिपाटी अब फॉलो की जाएगी आगे, अगर की जाती है तो ये बहुत विध्वंसक होगी, बहुत विनाशकारी होगी पूरे समाज के लिए। अनुराग जी, बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं ये यहाँ पे कमेंट नहीं करूंगा ये कौन सा दल मुस्लिम का पैरोकार है, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जाने जाते हैं, वो सबको मालूम है, सर्वविदित। मैं यहाँ बात करूंगा क्या अपने देश में बहुसंख्यक दोयम दर्जे का नागरिक बनता जा रहा है कि अपने पर्व त्योहार जो है दूसरे के रहमो करम पे मनाया जाए। आप डीजे की बात करते, कभी आपने सुना है कि मुहर्रम का जुलूस निकलता हो या तजिया का जुलूस निकलता हो, उनके भी डीजे बहुत तेज कान फाड़ू होते हैं, पर क्या किसी ने सनातनी ने पत्थर मारा है? नहीं मारा है। तीसरी बात मैं कह दूं कि ये जो हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं डेमोग्राफी बदलने की, देखिए मैं थोड़ा सा रिसर्च किया है, जो महाराजगंज जो जगह है वहां पे जो निकल के आया है कि 80% एक विशेष समुदाय के लोग हैं जिनके पास कम से कम हर घर में इलीगल असलहे हैं और पत्थरों का अंबार लगा हुआ है। तो क्या कहीं ये इस तरफ नहीं द्योतक है, परिचायक है, इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में कहीं अगर ऐसा चीज हुआ तो बहुसंख्यक अपने आप को समझ ले। जहां तक एक और बात बता दूं, आखिरी बात बताकर अपनी बात खत्म करूंगा कि विपक्षी को मैं बोल दूं, ये जरा बताइएगा, अभी विज साहब कह रहे थे कि महबूब अली जो एमएलए हैं अमरोहा का, उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों का जो आबादी है बढ़ रहा है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बीजेपी या हिंदुओं को देख लेंगे। तो क्या ये आग भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं? और अनुराग जी, मैं फिर से कहता हूं कि ये बहुत चिंता का विषय है। आने वाला समय ये बिल्कुल नासूर बनने वाला है हमारे लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। प्रवेश चौधरी भी हमारे साथ। प्रवेश जी, हिंदू त्योहारों पर ही हमला हो रहा है ऐसा देखने में आ रहा है। सवाल ये उठता है कि कानून व्यवस्था अपनी जगह है, समुदाय विशेष को समझाएगा कौन? क्योंकि मैं जितने मुसलमानों से मिला हूं वो दंगे के पक्षधर नहीं है, वो हिंसा के पक्षधर नहीं है। मैं जितने हिंदुओं से मिला हूं वो हिंसा के पक्षधर नहीं है। लेकिन पहले पत्थर चलते थे, अब चाकू भी चलने लगे हैं, गोलियां भी चलने लगी हैं। ये बहुत चिंताजनक है। नहीं, हिंदू कभी भी हिंसक का पक्षधर नहीं। हिंदू सह अस्तित्व में विश्वास करता है और यही परिणाम, यही कारण है कि इतने वर्ष भारत के अंदर कभी कुछ हुआ नहीं। बहुसंख्यक हिंदू समाज है और अगर बहुसंख्यक बस्ती के अंदर कोई एक मुसलमान परिवार होगा तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, ये आप मुसलमान से पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, यह भी देखने में आता है कि कहीं पर अगर मुसलमान बहुसंख्यक है और वहां पर हिंदू थोड़ा है तो हिंदुओं की क्या स्थिति है, इसका भी आप इंटरव्यू लेके देख लीजिए, आकलन करके देख लीजिए। कारण क्या है कि इस पे बाबा साहब अम्बेडकर ने 30 के अंदर 25 के अंदर बात कही थी कि मुसलमान एक समुदाय में विश्वास करता है और उस समुदाय के बाहर जो भी होता है उसको काफिर मानता है, उसको अपने से अलग समझता है और उसको अपने में मिलाना चाहता है अपनी शर्तों में, या तो उसको अंत कर देता है। ये एक प्रवृत्ति है मुसलमानों की और इसलिए हम कहते हैं, कई बार हमने एक नारा लगाया था कि जब हिंदू घटेगा तो देश कटेगा। जी, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, वो ज्यादा अच्छी लगी थी मुझे बात कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सबसे अच्छी बात रामकृपाल जी ने कही है कि वोटों का फायदा भले ही थोड़ा सा किसी को मिल जाए, लेकिन समाज को इस ट्रेंड से नुकसान बहुत बड़ा होगा जिसकी भरपाई फिर मुमकिन नहीं होगी। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे पर, फिर एक सवाल पर ताल ठोकेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।